आज हम लोग फॉरेन ब्रांचेस कवर करेंगे। बेसिकली फॉरेन ब्रांच का मतलब हुआ एनी ब्रांच विच इज एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग। तो छोटे छोटे जो फॉरेन ब्रांच की कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके बाद धीरे धीरे जो AS11 का यूज है उसमें आप आगे बढ़ते हुए देखोगे। पहला लाइन मैंने लिखा है फॉरेन ब्रांच इज ए ब्रांच एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। अब मान लो न्यूयॉर्क में अपनी कोई ब्रांच है। न्यूयॉर्क आपको मालूम है अमेरिका का एक बड़ा शहर है, तो फॉरेन ब्रांच हो गया बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन ब्रांचेज इंडिपेंडेंट ब्रांचेज होती हैं क्योंकि वो लोग अपना बुक्स खुद बनाते हैं और फिर कंसोलिडेशन पर्पस के लिए जो इंडिपेंडेंट ब्रांच में मैंने आपको बताया था कि वो लोग अपना बुक्स को, अपना बैलेंस शीट P&L को, अपने ट्रायल बैलेंसेस वगैरह को इंडिया भेज देते हैं। फिर इंडिया वाले, क्योंकि वो फॉरेन ब्रांच अपना बुक्स फॉरेन करेंसी में मेंटेन करती है, इंडिया में जो हेड ऑफिस होती है वो उस ब्रांच के बुक्स को, ट्रायल को, PL को, बैलेंस शीट को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करती है बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 और उसके बाद फिर उसको मिलाती है अपनी बुक्स के साथ सो दैट कंपनी का ओवरऑल टोटल PL बैलेंस शीट बनाया जा सके। सो फॉरेन ब्रांचेस इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा, इट प्रिपेयर्स इट्स बुक्स इन फॉरेन करेंसी। अब न्यूयॉर्क में है तो डॉलर में वो फॉरेन ब्रांच बुक्स बनाएगी। मान लो न्यूयॉर्क में हमने कपड़ा वाला ब्रांच एक एस्टेब्लिश किया तो वो लोग डॉलर में अपना बुक्स बनाएंगे एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दैट ट्रायल बैलेंस इनटू इंडियन रुपीज बाय फॉलोइंग AS11 जो मैंने आपको बोला। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये जो फॉरेन ब्रांचेस होती है ना बेटा, वो दो तरह की होती है। एक होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक को बोलते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ऑपरेशन ब्रांच के लिए यूज कर सकते हो आप वर्ड। वैसे फॉरेन ऑपरेशन का मतलब होता है फॉरेन में अपना बिजनेस होना, फिर वो ब्रांच हो, एसोसिएट कंपनी हो, सब्सिडरी हो, JV हो, जॉइंट वेंचर, सब चलेगा। अपने सिलेबस में फॉरेन ब्रांच है। तो एक फॉरेन ब्रांच ईदर ऑफ द टू होता है, इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच या नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। अगर आप इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच का बात करोगे ना तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलेंगे। अगर वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी फॉरेन ब्रांच में रहा तो उसको इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच बोलेंगे एंड देन AS11 जो इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच के लिए रूल कहता है हम लोग को वो फॉलो करना है। और अगर इस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ये तीनों मिसिंग है तो हम उसको बोलेंगे नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच और उसके लिए AS11 के कन्वर्जन के रूल्स अलग हैं जो हम लोग आने वाले वक्तों में देखेंगे। आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इट्स ऑपरेशंस आर एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक ऑपरेशन। मतलब ये हुआ कि न्यूयॉर्क में भी वो कपड़ा ही बेच रहा है ब्रांच। B, कपड़ा में बोलो ना, इंडिया में मेरा रिटेल का काम है इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बोला। B, सबसे इंपॉर्टेंट, द डे टू डे फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप जानते हो $1 करेंटली 85 रुपीज का है। तो अगर डॉलर के एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है देन दैट हैज एन इमीडिएट इंपैक्ट ऑन द कैश फ्लो ऑफ डोमेस्टिक ऑपरेशन। अगर डॉलर का रेट ऊपर नीचे होगा तो हमारे को जो कैश फ्लो मिलता है उसमें तुरंत असर पड़ेगा। ऐसा तब होता है बेटा अगर फॉरेन ब्रांच रेगुलर बेसिस पे हमें डॉलर रेमिट करेगी। अगर रेमिटेंसेस होगा तभी ये होता है। कैसे? अब मान लो हम लोग फॉरेन ब्रांच को माल देते हैं, वो माल बेचती है वहां पे न्यूयॉर्क में, फिर हमको डॉलर भेज देती है। अब मान लो इस वीकेंड पे डॉलर आया हमारे पास $1000, तब डॉलर का रेट 80 था तो हमारे घर में 80,000 रुपीज घुसा। एक वीक बाद फिर $1000 आया मान लो, तब डॉलर का रेट 90 है तो हमारे को तो 90,000 रुपीज मिला। तो क्या हुआ देखो, उन्होंने सेम $1000 भेजा लेकिन हमारा जो कैश इनफ्लो हुआ एक बार 80,000 एक बार 90,000। तो व्हाट इज हैपनिंग? The day-to-day fluctuation in the exchange rate is having an immediate impact on the cash flow of our operations. ऐसा तब नहीं होता अगर वो फॉरेन ब्रांच हमको कैश रेमिट नहीं करती, साल में एक बार करती, डिविडेंड के रूप में करती, तब ऐसा नहीं होता।
अदरवाइज कोई भी ब्रांच जो नॉर्मल ब्रांचेस होती है, हम लोग माल भेजा, वो लोग बेचा, बेच के रुपया दिया, ऐसे ब्रांचेस में ये चीज होना ही होना है कि भाई एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन हमारे कैश फ्लो पे इंपैक्ट तुरंत डालेगा। सी नंबर पॉइंट, majority of the decision making of the branch are done by the head office। ब्रांच को समझ लो चलाने के लिए मैनेजर है, डिसीजन मेकिंग हमारे यहां पे ही होता है, कलकत्ते में ही। सो द आइडिया इज, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो इंटीग्रल ऑपरेशन है, नहीं हुआ तो नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है। 6th नंबर पॉइंट में मैंने लिखा, एनी अदर फॉरेन ब्रांच इज अ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। अच्छा, फॉरेन ब्रांच का जो बुक्स वो लोग बनाते हैं, वो लोग डॉलर में बनाएंगे, हम लोगों को भेजेंगे, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसलेट कन्वर्ट सिनोनिम की तरह यूज करना है, तो उसके पहले आपको एक चीज सीखना पड़ेगा कि मॉनिटरी आइटम्स किसको बोलते हैं और नॉन मॉनिटरी आइटम किसको बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया, नॉन मॉनिटरी आइटम फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्रीज होती है। इनका कोई फिक्स्ड रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता। इनको आज बेचने जाओगे 4 करोड़, कल बेचने जाओगे 4 करोड़ 12 लाख रुपया मिलेगा। इन्वेस्टमेंट, आज का मार्केट का ही बात बता दूं, या रादर कल का मार्केट का, कि 400 पॉइंट निफ्टी गिर गया, सुबह मैं अगर बेचता मेरा रिलायंस का शेयर तो 1300 रुपया पर शेयर मिलता, शाम को बेचूंगा तो 1220। सो नॉन मॉनिटरी आइटम का फिक्स्ड रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता, रियलाइजेबल वैल्यू हर दिन हर घंटा बदलता है। मॉनिटरी आइटम का फिक्स्ड रियलाइजेबल वैल्यू होता है। एग्जांपल्स आर डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल। आप ऐसा भी पकड़ सकते हो कि फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री को छोड़ करके बाकी हर असेट लायबिलिटी मॉनिटरी आइटम होता है। मॉनिटरी आइटम का मैंने क्या बोला, पैसा आज लो कल लो सेम अमाउंट मिलेगा, जैसे कैश इन हैंड। आज 20 रुपया आपके पॉकेट में, कल भी वो 20 ही रहेगा। डेटर से आज आपको लाख रुपया मिलना, आज नहीं लोगे कल भी लोगे तो वो लाख रुपया ही देगा। आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं AS 11 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाउ डू वी कन्वर्ट एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपको यह रखना है कि आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है फॉरेन ब्रांच का। ब्रांच, कोई भी ट्रायल बैलेंस हो, उसमें इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, असेट होता है, लायबिलिटी होता है। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस होगा तो उसमें गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस और हेड ऑफिस का पर्सनल अकाउंट होगा, 2 एक्स्ट्रा अकाउंट होंगे जो आपने इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में देखा होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच के कन्वर्जन प्रिंसिपल्स क्या हैं। बैक ऑफ द माइंड रखिए, आपके पास ट्रायल बैलेंस है, डॉलर में है, आप उसको एक्सचेंज रेट यूज करके कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, तो अगर आपको ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस मिला, सैलरी, रेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रीसिएशन को छोड़ करके जितने भी एक्सपेंस होते हैं दे आर कन्वर्टेड यूजिंग एवरेज एक्सचेंज रेट। एवरेज, साल भर का एवरेज एक्सचेंज रेट क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। निकलता कैसे है, पूरे 365 डेज का एक्सचेंज रेट को एवरेज निकाला जाता है। एक्सपेंसेस वगैरह को एवरेज रेट पे इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि एक्सपेंस थ्रू आउट द ईयर इनकर होता है, इसलिए एवरेज रेट यूज करना लॉजिकल होता है। अगर एवरेज एक्सचेंज रेट क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया तो हम लोगों को ओपनिंग प्लस क्लोजिंग एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय 2 करके निकालना पड़ेगा। Although it is not fair to do that, but we don't have any other option other than this. अदरवाइज तो मैंने बोला एवरेज एक्सचेंज रेट साल भर का 365 दिन का एक्सचेंज रेट का एवरेज होता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट इज गिवन, नॉट गिवन तो क्या करना है बता दिया। सेम प्रिंसिपल इनकम्स के लिए, इनकम मतलब समझ लो ब्रोकरेज रिसीव्ड, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इनके लिए एवरेज एक्सचेंज रेट। सेल्स, कोई भी नॉन मॉनिटरी एसेट, मैं फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल ले लेता हूं, विच आर कैरीड एट कॉस्ट, अगर वो बुक्स में कॉस्ट पे है
तो एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट, जिस दिन आपने एसेट को खरीदा था वो वाला एक्सचेंज रेट क्वेश्चन पेपर दे देगा। अगर नॉन मॉनेटरी एसेट कॉस्ट पे नहीं किसी भी दूसरे वैल्यूएशन पे है तो यूज द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ दैट वैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल अगर फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूड फिगर पे, आपने एस10 में पढ़ा होगा कि हम लोग फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यूड मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी मेजर कर सकते हैं। तो इन दैट केस अगर ऐसा है अपने यहां पे तो वो एक्सचेंज रेट लेंगे जो उस वैल्यूएशन के दिन था जिस दिन हमने उस एसेट को रिवैल्यू किया था। जितने भी मॉनेटरी एसेट है, डेटर्स वगैरह, कैश, बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। जितने भी लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज सारे मॉनेटरी होते हैं अदर देन शेयर कैपिटल, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। डिप्रीसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन, वो वाला एक्सचेंज रेट यूज करिएगा जो उस फिक्स्ड एसेट के लिए किया गया था जिसका डिप्रीसिएशन अभी कन्वर्ट कर रहे हो। तो बिल्डिंग का डिप्रीसिएशन है तो बिल्डिंग आपने जिस रेट पे कन्वर्ट करी थी, यहां बोर्ड पे देखो, बिल्डिंग जिस रेट पे कन्वर्ट करी थी बिल्डिंग का डिप्रीसिएशन सेम रेट पे कन्वर्ट होगा। हेड ऑफिस से जो गुड्स मिला है ब्रांच के लिए परचेस के जैसा होता है, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस को कन्वर्ट करने के लिए कोई रेट यूज नहीं होता। हेड ऑफिस की बुक्स से आपको फिगर मिल जाता है, बिकॉज एचओ की बुक्स में गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट साइड में रहता है, वो फिगर लाके यहां कॉपी कर दिया जाता है। बस ध्यान रखना कि गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट का अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद ही ब्रांच का ट्रायल बैलेंस का कन्वर्जन होगा। सिमिलरली अगर ब्रांच के ट्रायल में हेड ऑफिस का बैलेंस पड़ा है, लायबिलिटी होता है नॉर्मली, तो उसका फिगर भी हमें एचओ के बुक से मिल जाएगा, रुपीज में डायरेक्ट मिल जाएगा, वो ला के पेस्ट कर देंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में अब कंप्लीट हो गया, सारा चीज कन्वर्ट कर दिए, एसेट कर दिए, लायबिलिटी कर दिए, इनकम कर दिए, एक्सपेंस कर दिए, डिप्रीसिएशन कर दिए, अब अगर और ब्रांच का वो जो दो फिगर एचओ से रिलेटेड होता है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ और एचओ पर्सनल अकाउंट, वो भी कर दिए, तो ट्रायल पूरा कन्वर्ट हो गया। अब अगर ट्रायल में डिफरेंस आया तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में डाल के ट्रायल को बैलेंस कर दीजिएगा और ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अल्टीमेटली पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। दो तीन एक्स्ट्रा छोटी छोटी बातें कि अगर ओपनिंग स्टॉक का डिटेल नहीं मिला कि वो कौन से दिन परचेज किया हुआ है, कॉस्ट पे है कि एनआरवी पे है, क्योंकि अगर कॉस्ट पे होगा तो रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज लेना होगा, मार्केट प्राइस पे या एनआरवी पे है तो जिस दिन मार्केट प्राइस निकाला गया था 31 मार्च वो लेना होगा। अगर कुछ भी नहीं बोला तो ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग एक्सचेंज रेट यूज कर लेना, क्लोजिंग एक्सचेंज के लिए क्लोजिंग एक्सचेंज रेट यूज कर लेना क्लोजिंग स्टॉक के लिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस अगर ट्रायल में है तो एक लायबिलिटी है मॉनेटरी, एक असेट है मॉनेटरी, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह नीचे है जिसका एडजस्टमेंट होना बाकी है तो पहले एडजस्टमेंट कर लेना, पहले जर्नल मार लेना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, उससे सैलरी ट्रायल का जो फिगर है वो बढ़ जाएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल के अंदर लायबिलिटी में आ जाएगी। उसके बाद कन्वर्ट करना, सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस एवरेज रेट से कन्वर्ट होगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग ए लायबिलिटी क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट होगा। लास्ट, अगर कोई ऐसा चीज है जो एंड ऑफ द ईयर ही कैलकुलेट होता है लाइक टैक्सेस, कमीशन, प्रोविजंस, तो उनके लिए क्लोजिंग एक्सचेंज रेट यूज होता है। तो लास्ट में जो दो तीन चीज बोले इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रायल का डिफरेंस निकालने के बाद ये सारा बात लिखा, लेकिन प्लीज ये काम पहले होगा, ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन पहले होगा, तब तो वो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में दिखता है ना बेटा। ट्रायल का फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक होता है तो उसको कन्वर्ट करोगे तभी तो ट्रायल का डिफरेंस निकलेगा। सिमिलरली सैलरी वगैरह आउटस्टैंडिंग का ये सब चीज का एडजस्टमेंट आपको ट्रायल में करना पड़ेगा। जो ट्रायल का आइटम है ट्रायल में कन्वर्ट करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल का आइटम नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक को बाद में कन्वर्ट कर देंगे। सो जो नॉर्मल प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ट्रायल कन्वर्ट हो गया, ट्रायल का बैलेंसिंग फिगर आया,
फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में डाल दिया, वहां से पीएल में ले जाएंगे। सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद नॉर्मली जैसे इंडिपेंडेंट ब्रांच का पीएल बैलेंस शीट का क्लास लिए थे, वैसा पीएल बैलेंस शीट इंडिपेंडेंट ब्रांच का बना दीजिएगा और उन फिगर को फिर एचओ के साथ मिला करके जो टोटल कंपनी का पीएल बैलेंस शीट, जिसमें लाइन बाय लाइन एडिशन करा करके, मर्ज करा करके, टोटल करा करके पीएल बैलेंस शीट बनवाया था, वो काम करना पड़ेगा तो वो कर दीजिएगा। अब डिपेंड करता है बच्चा कि क्वेश्चन कितना बड़ा आता है। नॉर्मली फॉरेन ब्रांच में खाली ब्रांच का ट्रायल बैलेंस आता है, हमको कन्वर्ट करने बोलता है, फिर ब्रांच का पीएल, ब्रांच का बैलेंस शीट बनाने बोलता है, दैट्स इट। बट अगर वो लोग और एक्स्ट्रा चीज मांगेगा, डबल कॉलम ट्रेडिंग पीएल, ट्रिपल कॉलम ट्रेडिंग पीएल, तो बनाएंगे हम लोग आगे। तो सर ये जितना चीज पढ़े, दे ऑल वेयर द रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस। इंटीग्रल किसको बोलते हैं? इंटीग्रल जो 3 कंडीशन फुलफिल करता है: एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक ऑपरेशन, डे टू डे फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट हैज एन इमीडिएट इंपैक्ट ऑन आवर कैश फ्लो, मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एट हेड ऑफिस लेवल। ओके, उसका कन्वर्जन करा दिए। अब हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चेक, एक इंडियन कंपनी है, इंटीग्रल ब्रांच है, वॉशिंगटन में है, ट्रायल बैलेंस नीचे दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, नॉन मॉनिटरी एसेट है, याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, वेजेस, कैरेज, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस, एचओ पर्सनल अकाउंट, एचओ बुक से कन्वर्ट होगा, डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, सब मॉनिटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होंगे, ये सारे एक्सपेंस हैं, एवरेज रेट पे कन्वर्ट होंगे, ये एचओ पर्सनल अकाउंट है, एचओ बुक का फिगर से कन्वर्ट होगा, माने एक्सचेंज रेट नहीं लगाना होगा, ये असेट हैं, अगर कॉस्ट पे है तो रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज लेना होगा। ओपनिंग स्टॉक के लिए भी सेम रूल होता है, बट अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ओपनिंग रेट लेंगे। ये परचेज है एवरेज, सेल्स है एवरेज, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, एचओ के फिगर से कॉपी करना होगा, वेजेस, कैरेज, सैलरी एवरेज रेट से कन्वर्ट होगा। तो ये हम लोग अभी करके देखेंगे। क्वेश्चन आगे बढ़ता है, लिखा है वेजेज आउटस्टैंडिंग $1000, पीछे में वेजेस दिया था देखो $2000, आगे बोला वेजेज आउटस्टैंडिंग $1000, तो आपको एंट्री मारना पड़ेगा, बिकॉज वेजेज आउटस्टैंडिंग इज ए ट्रांजैक्शन। आपको बोलना पड़ेगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू वेजेज आउटस्टैंडिंग। उससे क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस का वेजेस $3000 हो जाएगा और आपके ट्रायल में एक आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा $1000 का। तो ट्रायल में पहले खाली $2000 का वेजेस था जो मैंने आपको दिखाया। ये एंट्री मार दोगे अगर, तो वो 3000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में आ जाएगा। ट्रायल फिर भी मैच करेगा, प्रॉब्लम ही नहीं है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना। डेप्रीसिएशन मशीनरी का और फर्नीचर का 10%। सिमिलरली इनका भी आपको एंट्री मार देना चाहिए। आप इग्नोर भी कर सकते हो इसकी एंट्री को, वेजेज आउटस्टैंडिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेजेज एवरेज रेट पे कन्वर्ट होता है और वेजेज आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रेट पे। पर डिप्रीसिएशन को आप इग्नोर भी कर सकते हो ट्रायल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी और डिप्रीसिएशन, असेट और एक्सपेंस, ये दोनों उसी रेट पे कन्वर्ट होता है जिस रेट पे असेट कन्वर्ट होता है। माने प्लांट एंड मशीनरी जिस रेट पे कन्वर्ट होता है, डिप्रीसिएशन भी उसी रेट पे कन्वर्ट होता है। तो आप अगर ट्रायल में इनको इनकॉर्पोरेट नहीं भी करोगे आपके फाइनल आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए हेड ऑफिस जो गुड्स सेंट टू ब्रांच किया उसका इंडियन फिगर दे दिया, ये सीधा कॉपी करेंगे हम। हेड ऑफिस अकाउंट का जो पर्सनल बैलेंस है ब्रांच का वो दे दिया 43 लाख, हम यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। ये जो 43 लाख है ना बच्चा, ये इस फिगर को कन्वर्ट करेगा। एचओ का जो पर्सनल अकाउंट है ब्रांच बुक में 1,14,000, एचओ बोलता है हम पाते हैं 43 लाख।
तो इस फिगर को 43 लाख से, ये रुपीज में है 43 लाख, हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, कोई ट्रांजिट आइटम नहीं है, अगर होता तो पहले ट्रांजिट आइटम का एंट्री मारते, उसके बाद ब्रांच को कन्वर्ट करते। क्लोजिंग स्टॉक $52,000 दिया हुआ है, देख लेंगे क्या डिटेल है, अगर डिटेल नहीं मिलेगा तो क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज तो स्टॉक इज ए नॉन मॉनेटरी आइटम। रूल है इफ मेजर्ड एट कॉस्ट तो रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज विल बी यूज्ड फॉर कन्वर्जन, इफ इट इज मेजर्ड एट एनआरवी तो डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनआरवी के दिन जो रेट था वो लेना पड़ता है। आगे 1 सितंबर का एक्सचेंज रेट नहीं, 1 सितंबर 2014 का एक्सचेंज रेट दिया है, जिस दिन असेट खरीदे थे 38, तो ये प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और उनके डेप्रीसिएशन के लिए रेट यूज होगा। अक्टूबर 1, 2015 को ये ओपनिंग एक्सचेंज रेट है 39 है, मेनली ओपनिंग स्टॉक के काम आएगा। 30 सितंबर 2016 क्लोजिंग एक्सचेंज रेट है 41, ये एक सारा ही मॉनेटरी असेट, मॉनेटरी लायबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह को कन्वर्ट करने के काम आएगा। एवरेज रेट 40 दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो हम 39 और 41 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि ये सारा तुमको ट्रायल बैलेंस दिया है, अब हम ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे। मैं थोड़ा आगे पढ़ता हूं, आप देख लेना। अच्छा, अब देखो हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस देखने मिला, ये ट्रायल बैलेंस बहुत ही यूजुअल, बहुत ही नॉर्मल ट्रायल था। और अगर मैं ढंग से बोलूं तो ब्रांच का जो स्टोरी है कि भाई दिस इज ए ब्रांच, वो ट्रायल बैलेंस में इस 2 फिगर से पता चलता है। एक है एचओ अकाउंट और उसके पीछे वाले पेज में था, आप अगर देखो तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। अदरवाइज तो प्लांट, फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल हर ट्रायल में होता है। आइए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट्स गिवन अंडर 1 to 4। 1 से 4 में क्या था? 1 से 4 में था, आओ मैं दिखाता हूं 1 से 4 में क्या था। 1 से 4 में था वेजेज आउटस्टैंडिंग, बोला इसको ट्रायल में इनकॉर्पोरेट करो, नहीं करते तो ऐसे भी गलती होता, क्वेश्चन सोल्यूशन करना ही होगा इसको तो। और डिप्रीसिएशन को भी करो, इसको इग्नोर भी करते तो चलता, मैं करते वक्त दिखाऊंगा, लेकिन वो बोला इसको इनकॉर्पोरेट करो। हेड ऑफिस जो गुड्स सेंड टू ब्रांच किया है 3940 और ये 43 लाख पर्सनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग, इसको तो वैसे भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रायल के कन्वर्जन के रूल्स में है ये। आगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पीएल से प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा, बैलेंस शीट से नेट पोजीशन पता चलेगा, सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट द फिगर इन द मेन बैलेंस शीट। तो कुल मिलाकर के हमको ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने बोला, पीएल बनाने बोला, बैलेंस शीट बनाने बोला। अब अगर ट्रायल अपने पास हो और कन्वर्ट किया हुआ मिल जाता है तो पीएल बैलेंस शीट तो नॉर्मल है, आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच में पढ़ाया गया है, आज फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी का ट्रायल का फिगर था $1,20,000। 10% का डिप्रीशिएशन अगर हम माइनस कर देते हैं तो $1,08,000। ये प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रीशिएटेड वैल्यू है और $12,000 डिप्रीसिएशन है। हमको बोला ट्रायल में लाओ इन दोनों को, तो ले आए। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, ये रहा डिप्रीसिएशन। ये $1,08,000 है, ये $12,000 है। सर कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे? 38 लेंगे, रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज। कन्वर्ट किए तो ये इंडियन रुपीज में फिगर आ गया। अब मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं इसको नहीं भी लेता, अगर मैं पूरा 1,20,000 को कन्वर्ट करता तो 1,20,000 इंटू 38 करता, अभी भी तो वही किया हूं, देखो ना। अगर अभी भी देखोगे तो 1,20,000 पूरा ही तो 38 से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 अलग अलग नाम से कर दिया, मशीनरी डिप्रीसिएशन, उस वक्त खाली मशीनरी से करता और फिर ट्रायल बैलेंस बना लेने के बाद जब डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं वहां पे 10% मार देता, सेम आंसर आता डिप्रीसिएशन का। क्योंकि अगर आप 1,20,000 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 45,60,000 आएगा। और यहां पे अगर आप 45,60,000 लिखोगे, उसके बाद डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे तो 4,56,000 ही आएगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। आई फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में क्या अमाउंट में था? फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में क्या डॉलर में था? मैं जरा देखूं एक बार। हाँ, फर्नीचर था $8,000। अब डिप्रीशिएशन है तो फर्नीचर को $8,000 का डिप्रीशिएशन $800, तो फर्नीचर का डिप्रीशिएशन $800 और फर्नीचर का WDV $7,200, ये एंट्री करने बोला वो अगला। तो 7,200 को 38 से मल्टीप्लाई किया, 273,600, $800 को मल्टीप्लाई किया 30,400। ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं बोला तो ओपनिंग रेट लेके कन्वर्ट किया। परचेजेस एवरेज रेट लिया, सेल एवरेज रेट लिया। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, जिसको परचेज की तरह कन्वर्ट करते हैं, इसमें एचओ का बुक्स का फिगर लिया। वेजेस को ध्यान दो, वेजेस $3,000 मैंने बना दिया था, वेजेज आउटस्टैंडिंग $1,000, याद तो होगा। तो वेजेस को एवरेज रेट पे कन्वर्ट किया। वेजेज आउटस्टैंडिंग क्योंकि लायबिलिटी है तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट हुआ। कैरेज इनवर्ड एवरेज, सैलरी एवरेज, रेंट एवरेज, इंश्योरेंस एवरेज, ट्रेड एक्सपेंस एवरेज। एचओ का पर्सनल अकाउंट का फिगर एचओ का बुक से ले आए। डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक क्लोजिंग रेट पे, बिकॉज ऑल दीज आर मॉनिटरी असेट और लायबिलिटीज, सो कन्वर्टेड यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। ट्रायल बन के रेडी हो गया। ट्रायल का टोटल मारे, डेबिट साइड थोड़ा भारी आया, क्रेडिट साइड हल्का था। क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर लिखा, नाम दे दिया फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। अब जब हम पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे ना मुन्ना, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट पीएल में जाएगा एज एन इनकम, एज एन इनकम। आगे क्लोजिंग स्टॉक $52,000 था। क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट किए क्योंकि कोई डेटा अवेलेबल नहीं था कि खरीदा हुआ है, कॉस्ट पे है, एनआरवी पे है, तो क्लोजिंग रेट लेके कन्वर्ट कर दिए। अब क्या करें सर? ट्रेडिंग पीएल बनाए, कन्वर्जन का काम हो गया। कन्वर्जन ऐसे ही होता है। अब ट्रेडिंग पीएल बनाया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओबी परचेज है, वेजेस, कैरेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, टोटल किया, जीपी निकल गया। जीपी को नीचे लाए, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन देखिए क्रेडिट साइड में था, इनकम में लिख दिया। सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, फाइनली नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, आप जानते हो ये नेट प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया है हेड ऑफिस के लिए। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये देखिए जो इतना पैसा पाता था, अब ये 27 लाख और पाता है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, मैंने यहां अलग अलग दिखा दिया, आप ऐसे भी कर सकते थे। 43 लाख प्लस नेट प्रॉफिट 27 मिला दिया तो 70,01,600 मिला के एक साथ एचओ अकाउंट 70, 43 और 27 जोड़ोगे तो 70 आएगा ना। तो 70,01,600 भी लिख सकते थे, मैंने दोनों अलग अलग लिख दिया, डजन मेक ए डिफरेंस। आप मिला के एक साथ भी लिख सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा तो एचओ पाता ही था ओपनिंग डे में, और ये प्रॉफिट का पैसा भी एचओ का ही है। एचओ को आपको मालूम होगा, इवन एचओ इस प्रॉफिट को अपने पीएनएल में भी ऐड करता है, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच बोल करके। असेट साइड में मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक, कैश, सब कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस से लाके। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिटर, और ये एचओ पर्सनल अकाउंट अलॉन्ग विद द प्रॉफिट मिलाए तो बैलेंस शीट का टोटल मैच कर गया। सो दिस इज हाउ एन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच इज कन्वर्टेड and PL balance sheet is prepared as usual, and conversion rules are laid down in accounting standard 11. आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस। वो 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ब्रांच नॉन इंटीग्रल हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, सारे कन्वर्जन के रूल्स जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में तुमने पढ़े और सम में देखा, सब सेम है, 3 एक्सेप्शन है। ऑल द रूल्स डिस्कस्ड इन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस विल रिमेन वैलिड विथ 3 एक्सेप्शंस। आइए पहला एक्सेप्शन, जो भी नॉन मॉनिटरी एसेट है, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक,
इन्वेस्टमेंट जिसके दो दो रूल चलते थे, दे ऑल विल बी कन्वर्टेड यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट. देयरफॉर द डेप्रिसिएशन ऑल्सो विल बी कन्वर्टेड यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट. अभी अभी आपने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में, जो इंटीग्रल ब्रांच का था, प्लांट एंड मशीनरी 38 रुपीज करके कन्वर्ट हुआ, उसका डेप्रिसिएशन भी 38, और वो 38 का रेट कौन सा था? रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज. नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच में ऐसा नहीं होगा. फिक्स्ड असेट क्लोजिंग रेट, उसका डेप्रिसिएशन भी क्लोजिंग रेट. और ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, अब ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आएगा उसका नाम देना होगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व, ये FETR. और उसको PL में नहीं ले जाके बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस की तरह दिखाना होगा, PL में इनकम की तरह नहीं. अभी पिछले सम में आपने क्या किया था, 7 लाख का इनकम आया था, याद है, PL के क्रेडिट साइड में लिखे थे. यहां वैसा नहीं कर सकते, बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में लेके जाना होगा. सो अगर ये 3 डिफरेंस को साइड कर देना बेटा, क्या क्या 3 डिफरेंस? फिक्स्ड असेट माने जितना भी नॉन मॉनेटरी असेट है क्लोजिंग रेट, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग रेट, ट्रायल का डिफरेंस PL में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा. बाकी सारे रूल जो इंटीग्रल में पढ़े थे नॉन इंटीग्रल में सेम टू सेम यूज होंगे. आइए आगे बढ़ते, क्वेश्चन सॉल्व करते, तब और क्लियर हो जाएगा. वॉशिंगटन में ब्रांच है, नॉन इंटीग्रल है, ट्रायल बैलेंस दिया, HO पर्सनल अकाउंट, सेल्स, डेटर क्रेडिटर, मशीन, कैश, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस. इजी है, ट्रायल छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा. HO की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है, गुड्स सेंट टू ब्रांच का देखिए रुपीस का फिगर, कैश है और बैलेंस कैरेड डाउन है. ये HO की बुक्स में ब्रांच का जो पर्सनल अकाउंट है ना, जो ब्रांच से HO पाता है क्लोजिंग दिन में, वो 8,60,000 है. तो ये आपको ब्रांच का ट्रायल को कन्वर्ट करने में HO पर्सनल अकाउंट के लिए ये वाला फिगर यूज करना होगा और गुड्स के लिए ये वाला फिगर यूज करना होगा. आगे ब्रांच को हम लोग गुड्स 10% कॉस्ट पे जोड़ के इनवॉइस प्राइस पे देते हैं. ब्रांच 25% प्रॉफिट कमाता है इनवॉइस प्राइस के ऊपर. ब्रांच उसी को अपना कॉस्ट समझता, आपको मालूम होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच पे. तो हम लोगों को GP रेशियो दे दिया, इनवॉइस प्राइस प्लस 25%, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर 1/5. भाई कॉस्ट के ऊपर अगर 1/4 है, 4 रुपया का कॉस्ट है, 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो 5 रुपया में माल बिकेगा ना. तो GP मार्जिन इज 20% फॉर द ब्रांच. मशीनरी जब अक्वायर हुआ था तो $1 40 रुपया का था. ये हमारे लिए इरेलेवेंट रहेगा क्योंकि नॉन इंटीग्रल है. हम लोग मशीनरी को कॉस्ट पे ही क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करेंगे. उसके बाद सारे एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं आपके सामने, आप देखो. 1 जनवरी का एक्सचेंज रेट, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, एवरेज एक्सचेंज रेट, मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और मैनेजर के बारे में लिखा है कि मैनेजर को ये कमीशन मिलेगा. अब देखो मैनेजर को ये कमीशन मिलेगा और ये कमीशन कैलकुलेट किया हुआ नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर कमीशन है. तो अगर प्रॉफिट के ऊपर कमीशन है तो आप कमीशन कैलकुलेट करो, प्रॉफिट निकालो पहले डॉलर टर्म्स में. इवन क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपको डॉलर टर्म्स में निकालना होगा, फिर तो कन्वर्ट कर पाओगे ना बेटा. तो वो काम बाकी आपको करना होगा. लिखा प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डॉलर, बेसिकली फॉर कैलकुलेटिंग 2 थिंग्स, 1 क्लोजिंग स्टॉक and 2 managerial commission. And last, convert the trial balance of branch into Indian rupees and prepare P&L. और फिर ब्रांच अकाउंट बनाने बोला HO की बुक्स में. तो ब्रांच अकाउंट जो आप बनाओगे HO की बुक्स में, HO का असेट, ब्रांच का असेट लायबिलिटी प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट करके बनाने के लिए अगला बोल रहा है. वो कैसे होता मैं इस क्वेश्चन के थ्रू सिखा दूंगा, और पहले भी मैंने सिखाया होगा. इन्होंने बोला हम लोगों को कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डॉलर में बनाओ. तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, इन्होंने GP रेशियो दिया हुआ है. तो GP रेशियो अगर दिया हुआ है तो ट्रेडिंग PL बनाओगे ना, तो वहां से क्लोजिंग स्टॉक निकल करके आ जाएगा डॉलर में. और उसके बाद जब आप P&L बनाओगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगी. नेट प्रॉफिट आ जाएगी तो मैनेजरियल कमीशन उस पर 5% मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो कमीशन भी आ जाएगा. और याद रखना, कमीशन को
कमीशन को और क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करना है। कमीशन को इसलिए कि वो लास्ट डेट पे प्रॉफिट के बेस पे निकला है, और स्टॉक इसलिए कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच होने से फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री, क्लोजिंग, तीनों सब क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा। और फिर बोला कन्वर्ट करने के बाद ट्रेडिंग पीएल बनाओ, और बैलेंस शीट तो नहीं बोला, हम बना के देंगे, और ब्रांच अकाउंट बना करके दो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओके, अब आप बोलेंगे सर ऑलरेडी एक ब्रांच अकाउंट तो बनाया हुआ, ये रहा ब्रांच अकाउंट। तो आप ये बोल सकते हो कि इस ब्रांच अकाउंट में प्रॉफिट ऐड कर दो, या प्रॉफिट, एसेट, लायबिलिटी इनकॉर्पोरेट करके ब्रांच अकाउंट बना लो। वो उन्होंने क्लियर नहीं किया। हम लोग आपको दोनों तीनों दिखा देंगे, आप जरा देखना। हाँ, तो आइए सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं डॉलर टर्म्स में। मैं रिपीट करता हूं, ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं डॉलर टर्म्स में। ये सारे फिगर ट्रायल बैलेंस में देखिएगा। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेज जिसको गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO को परचेज बोलते हैं, बाई सेल्स। सेल्स का 20%, 1/4 25% लोडिंग था कॉस्ट पे, तो इनवॉइस प्राइस पे 1/5 हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। इधर अगर आप जोड़ दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक विल कम एज बैलेंसिंग फिगर। ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ा। ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लाया, एक्सपेंसेस, डिप्रीशिएशन 24,000 का असेट था तो 2,400। अब अगर इसको आप माइनस करोगे ना, 16,800 माइनस 7,400 तो 9,400 का नेट प्रॉफिट आएगा। इसके ऊपर 5% कमीशन, दैट इज 470। अच्छा, कोई 5/105 नहीं करना, कोई ये नहीं बोला है कि कमीशन विल बी 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सीधा 5% ऑन द नेट प्रॉफिट बोला, हम लोग निकाल लिया और नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस ट्रेडिंग एंड P&L का जो डॉलर में बनाया गया, इसका और कोई रोल नहीं था। मैं सर्कल करता हूं फिर से एक बार मिटा करके, सिर्फ और सिर्फ ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना बेटा, जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था। निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट डॉलर में बनाना पड़ा। नहीं तो हम तो फॉरेन ब्रांच में पहले डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर रुपया में ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, वो भी आपको बना के दिखाएंगे। और ये जो मैनेजरियल कमीशन निकला ना, ये भी निकालने के लिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट डॉलर टर्म्स में बनाना पड़ा। अब इधर आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में डॉलर को, तो क्लोजिंग रेट लिया गया। मैनेजरियल कमीशन क्योंकि नेट प्रॉफिट पे निकला, लास्ट डेट में निकला, तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट लिया गया। अब क्योंकि ये कमीशन है और कमीशन तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा, तो मैं सेम फिगर पे करना पड़ेगा, तो मैं इसको ट्रायल में लेकर के नहीं जा रहा हूं, सीधा बैलेंस शीट और पीएल में ले जाऊंगा। और क्लोजिंग स्टॉक तो ऐसे भी ट्रायल में नहीं रहता है। नाउ यू सी द कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, चेक। हेड ऑफिस अकाउंट को हेड ऑफिस की बुक से ले लिया 8,60,000, सेल्स एवरेज रेट पे, डेटर क्रेडिटर हमेशा की तरह क्लोजिंग रेट पे। इंपॉर्टेंट है मशीनरी, देखिए क्लोजिंग रेट पे लिया गया, 24,000 था इंटू 48 क्लोजिंग रेट पे। फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री तीनों क्लोजिंग रेट पे ले लिया। कैश एट बैंक तो ऐसे भी क्लोजिंग रेट पे आता है। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग रेट तो इस बार का ओपनिंग रेट है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO बुक से आ गया, एक्सपेंसेस को एवरेज रेट से कन्वर्ट कर दिया। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आया 1,45,000, हम लोग इसको नाम दे दिया फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व। क्या क्या डिफरेंस देखे, फिक्स्ड असेट क्लोजिंग रेट पे आया, ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व बोला गया। और डिप्रीसिएशन भी इसी मशीनरी पे निकाल लेंगे तो वो भी क्लोजिंग रेट पे आ जाएगा। आगे अब देखिए ट्रेडिंग पीएल रूपी टर्म्स में, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंस, डिप्रीसिएशन, कमीशन, नेट प्रॉफिट। तो सर ट्रेडिंग पीएल तो बच्चा वाला है, बिल्कुल बच्चा वाला है। और सर आप बोले थे ना कि बैलेंस शीट भी बना करके देंगे और ब्रांच अकाउंट समझाएंगे, तो ये देखो ब्रांच से हम लास्ट ओपनिंग डेट में 8,60,000 रुपया पाते थे। अभी उन्होंने प्रॉफिट 5,18,000 कमाया, तो हम लोग अब उनसे 13,78,040 रुपीज पाते हैं। तो ब्रांच अकाउंट जो हम एक्स्ट्रा बनाए ना, खाली प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करके बनवा दिए कि भाई अब हम टोटल प्रॉफिट प्लस पुराना आउटस्टैंडिंग 13,78,040 पाते हैं। सर अगर बैलेंस शीट बनाने बोलता तो एकदम आराम से बन जाता। अगर बैलेंस शीट बनाने बोलता ब्रांच का, तो HO के नाम का लाइबिलिटी आ जाता 13,78,040,
एक मिनट थोड़ा सा मिटा के अच्छे से बनाते, जगह नहीं हो रहा है। आई एचओ के नाम का बैलेंस आता 13,78,040। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व आता 1,45,000। बैलेंस शीट में क्रेडिटर था और आउटस्टैंडिंग मैनेजेरियल कमीशन था। आउटस्टैंडिंग मैनेजेरियल कमीशन था 22,560 और क्रेडिटर कितना था? क्रेडिटर था 163,200। टोटल बाद में करेंगे। असेट साइड में मशीनरी को डिप्रिसिएट करेंगे 1152 माइनस 1,15,200। अनुपम एक बार मोबाइल फोन देना, तो कैलकुलेटर नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है कितना? देखो यहां पे 3,84,000। डेटर्स कितना है? पीछे पेज से देखना होगा। ये रहा डेटर 2,3400 और बैंक है 57,600। तो डेटर आ गया 2,3400 और बैंक बैलेंस था 57,600। और थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, थोड़ा सा मैं ढंग से लिख नहीं पा रहा हूं। आप मैनेज कर लोगे, हमको समझ में आ रहा है अच्छे से। और फिक्स्ड असेट अपना है 10,36,800। हमको लगता है 4 असेट और 4 लायबिलिटी। और ये देखो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व को प्रॉफिट नहीं बोले, बैलेंस शीट बोले। अब अगर मैं इसकी बैलेंस शीट का टोटल करूं, और उम्मीद करता हूं कि एक बार यही आइटम, इतना ही आइटम टोटल है, मैच होता है कि नहीं देख लेते हैं। 10,36,800 3,84,000 2,3400 57,600 17,08,800 अगर बैलेंस शीट बनाने मांगता तो। और इधर में 13,78,040 1,45,000 163,200 22,560 17,800। तो अगर बैलेंस शीट बनाने बोलता तो ऐसे बैलेंस शीट भी बन सकता था। बस यही ध्यान देना है मुन्ना कि बैलेंस शीट में ये फिक्स से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। ये प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं इसको। देयरफॉर इट इज टेकन टू द रिजर्व एंड सरप्लस। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ फॉरेन ब्रांच। ओके, थैंक यू अनुपम।